तो भाई राम राम सारियानी। आज हम देखेंगे एमपी पुलिस कांस्टेबल 23 अगस्त का ऑल शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस। थोड़ा सा हम लेट हो गए, बाकी वीडियो पूरा हमारा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को आपको पूरा देखना है। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। तो चलिए हम देखते हैं 23 अगस्त का इम्पोर्टेंट ऑल शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस। तो साथियों, 23 अगस्त को पहला क्वेश्चन पूछा गया कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। थोड़ा सा मार्कर का साइज बढ़ा लेते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मुंबई में। कहाँ पर? तो गेटवे ऑफ इंडिया करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, बल गुणित विस्थापन, ये स्टार ने गुणा का है ना। तो बल गुणित विस्थापन किसके बराबर होता है, तो वो होता है कार्य के बराबर। किसके बराबर? वर्क। तो वर्क का फार्मूला क्या होता है हमारा कार्य का? बल गुणित विस्थापन। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा त्योहार राजस्थान में नहीं मनाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रज होली। जो ब्रज की होली है ये हमारे उत्तर प्रदेश राज्य का मुख्य त्योहार है और यहाँ पर मथुरा वृंदावन में मेनली जो बरसाना क्षेत्र है वहाँ पर मनाई जाती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजस्थान में नहीं मनाते, तो हो जाएगा हमारा ब्रज होली। नेक्स्ट है हमारा, बेदरा का युद्ध किसके माध्यम से हुआ था। ये माध्यम नहीं, किसके मध्य में हुआ था, गलत हो गया है। बेदरा का युद्ध किसके मध्य में हुआ था, तो करेक्ट आंसर है डच सेना और ब्रिटिश सेना के बीच में। किसके? डच, जिसको आज हम नीदरलैंड बोलते हैं, उनके और ब्रिटिश सेना के मध्य हुआ था। फिर अगला प्रश्न है हमारा, ट्राफलगर का युद्ध किन दो देशों के मध्य हुआ था। कौन सा? ट्राफलगर का युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रिटिश नौसेना का फ्रांसीसी और स्पेनी मिलजुली नौसेना के साथ हुआ था। क्या हुआ था? एक तो एक तरफ ब्रिटिश सेना थी, दूसरी तरफ फ्रांस की और स्पेन की, दोनों की मिली हुई नौसेनाएं, दोनों का अलायंस के बीच में युद्ध हुआ था। तो जो ट्राफलगर युद्ध है, एक तरफ ब्रिटिश नौसेना थी यानी कि ब्रिटिश नेवी, और दूसरी तरफ फ्रांस की और स्पेन की नेवी थी। तो इन तीनों देशों के मध्य ट्राफलगर का युद्ध हुआ था। फिर अगला हमारा प्रश्न है, नॉन स्टिक बर्तन की सतह पर क्या लेपित रहता है, तो साथियों वो रहता है हमारा टेफ्लॉन। क्या रहता है? टेफ्लॉन। ये 11वीं या 12वीं में शायद पहला ही प्रश्न था। तो नॉन स्टिक बर्तन की सतह पर क्या लेपित होता है, तो टेफ्लॉन लेपित होता है, जिससे जलते वलते ये नहीं है और थोड़ी सी महंगा भी पड़ता है टेफ्लॉन वाले बर्तन। फिर अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में कितने लोगों ने परमवीर चक्र मिला। तो साथियों थोड़ा प्रश्न गलत हो गया है। प्रश्न ये था कि वर्ष 2023 में कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। तो टोटल हमारे जो 21 परमवीर चक्र विजेता हैं उनके नामों पर रखा गया है, क्योंकि परमवीर जो चक्र है साथियों, ये शांति के समय दिए जाने वाला युद्ध, ये जो हमारा परमवीर चक्र है ये शांति के समय दिया जाने वाला चक्र नहीं है। ये हमेशा युद्ध काल के दौरान ही आपको परमवीर चक्र मिलेगा। और आप देख सकते हैं 1999 के बाद से कोई ऐसा युद्ध नहीं है। तो वर्ष 2023 में कितने लोगों के नाम पर द्वीपों के नाम रखे गए जो कि परमवीर चक्र विजेता थे, तो टोटल हमारे 21 द्वीप थे जिनके नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे गए। ये इसका पूरा प्रश्न का महात्मा ही है। थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक है और यहाँ पर गलत टाइप कर दिया है। अब अगला प्रश्न है हमारा, MFN का संक्षिप्त रूप क्या है। किसका? MFN किसका संक्षिप्त रूप है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा मोस्ट फेवर्ड नेशन। क्या हो जाएगा? मोस्ट फेवर्ड नेशन का संक्षिप्त रूप है वो है MFN। M से मोस्ट, F से फेवर्ड और N से नेशन। अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर जी को ग्रैमी पुरस्कार कितनी बार मिल चुका है, तो वो है हमारा 5 बार। क्या है? 5 बार इनको पंडित रविशंकर जी को ग्रैमी मिल चुका है। साथियों ग्रैमी पुरस्कार तो मैं पहले जानता ही था, जब से वो हनी सिंह वाला गाना आया फिर कि जिस दिन मैं ग्रैमी ले आऊँगा, तब से फिर ग्रैमी के बारे में पता चला। तो पंडित रविशंकर जी उसके बहुत पहले ही 5 बार अपना पुरस्कार जीत चुके हैं। अब वो लाई या ना लाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगला है हमारा प्रश्न, भारत में उर्वरक उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है। उर्वरक यानी कि जो हम खाद जमीन में डालते हैं उसके उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा गुजरात राज्य। जो गुजरात स्टेट है ये उर्वरक उत्पादन में नंबर 1 है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत भारती सम्मान 2021 किसे दिया गया था, तो डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को भारत भारती सम्मान 2021 दिया गया था डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी जी को। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम चंद्रमा पर कदम किसके द्वारा और किस वर्ष में रखा गया था, तो साथियों सबसे पहले चंद्रमा पर गए थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और वर्ष था 1969। देश भी देख लेते हैं, इनका देश था USA, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। सोवियत संघ और अमेरिका में कोल्ड वॉर के दौरान अंतरिक्ष में अलग तरह की रेस चल रही थी। सबसे पहले उन्होंने अपना सैटेलाइट स्पुतनिक छोड़ दिया था, तो उसके जवाब में फिर अमेरिका ने चंद्रमा पर अपना आदमी ही भेज दिया। और उसके बाद देख सकते
देख सकते हैं उसके बाद से अगर अभी तक चंद्रमा पर इन्होंने किसी को नहीं भेजा है। तो सर्वप्रथम चंद्रमा पर कदम किसके द्वारा रखे गए थे, तो नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा रखे गए थे। टाइम था वर्ष 1969 का और देश था उनका यूएसओ। स्पेस एजेंसी कौन सी थी, तो नासा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, तो साथियों वो था बेलगाम अधिवेशन। और महात्मा गांधी ने एक ही बार किसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी, तो वो बेलगाम अधिवेशन था। और ये कारण है कि प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी ने सिर्फ एक ही बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। और बेलगाम कहाँ पड़ता है, तो बेलगाम पड़ता है हमारे कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है, मिर्च कौन सी फसल है, जो मिर्ची होती है हमारी मिर्च कैप्सिकम, ये कौन सी फसल है, तो साथियों एक नकदी फसल है। क्या है, नकदी फसल है। जैसे कि फसलें 3 प्रकार की होती है, रबी की होती है, खरीफ की होती हैं, फिर नकदी और जायद फसलें होती हैं। तो उसमें से मिर्च कौन सी फसल है, ये हमारी नकदी की फसल है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो वो पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी, जलोढ़ मिट्टी। तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैली हुई मिट्टी कौन सी है, तो हमारी जलोढ़ मिट्टी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, डफरिन के कार्यकाल में कौन सा अधिनियम लाया गया था, तो जो डफरिन था वाइसराय, इसके कार्यकाल में कौन सा अधिनियम लाया गया था, तो था बंगाल लगान कानून। कौन सा, बंगाल लगान कानून। इसके जब कार्यकाल चल रहा था तब लाया गया था। फिर अगला है हमारा, कामाख्या मंदिर किस सदी में निर्मित किया गया था, तो साथियों ये 8वीं या 9वीं सदी में इसको निर्मित किया गया था। कब, 8वीं या 9वीं सदी में कामाख्या देवी का मंदिर का निर्माण किया गया था। और ये किस राज्य में है, तो ये असम राज्य में है। कहाँ पर है, असम राज्य में है। और अपनी तंत्र क्रियाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है ये असम का कामाख्या देवी मंदिर। आप देख सकते हैं देश के प्रधानमंत्री भी यहाँ पर आपको बहुत बार पूजा वगैरह करते दिख जाएंगे। और साथ ही जो हमारा कामाख्या देवी मंदिर है, यहाँ पर देवी की योनि की पूजा करी जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, चार मीनार कहाँ पर स्थित है, तो साथियों वो है हैदराबाद में। कहाँ पर, हैदराबाद यानी कि वर्तमान तेलंगाना राज्य में। तो चार मीनार कहाँ स्थित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, जीडीपी के कितने भाग होते हैं, जीडीपी के कितने भाग होते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 भाग होते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये जीडीपी का फुल फॉर्म होता है। तो इसके कितने भाग होते हैं, इसके 2 भाग होते हैं। फिर अगला प्रश्न है, चोपड़ा टैंक किससे संबंधित है, तो प्रश्न काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये कि चोपड़ा टैंक किससे संबंधित है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा खजुराहो से। किससे, खजुराहो से संबंधित है हमारा चोपड़ा टैंक। अगला प्रश्न है, खाद्यान्न की खरीद और भंडारण के लिए कौन सा संस्थान जिम्मेदार होता है, तो होता है हमारा एफसीआई सॉरी वो हमारा होता है हमारा एफसीआई यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम। तो खाद्यान्न की खरीद और भंडारण के लिए कौन सा संस्थान जिम्मेदार है, तो भारतीय खाद्य निगम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हम ये 23 अगस्त का एग्जाम एनालिसिस देख रहे हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का पहला वाणिज्यिक नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस वर्ष में शुरू किया गया था, यानी कि भारत का पहला कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट जो था वो कब शुरू किया गया था, तो साथियों किया गया था 28 अक्टूबर 1969 में। कब, 28 अक्टूबर 1969 में इसको किया गया था। तो ये भारत का पहला वाणिज्यिक नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र था, पावर प्लांट था। इसकी शुरुआत करी गई थी 28 अक्टूबर 1969 में। और आप देख सकते हैं 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर भी कदम रखे थे। तो इसे लिंकअप करके भी इसको आप याद रख सकते हैं। एक ईयर से एक से अधिक घटनाएं जुड़ी होती हैं तो फिर हमें सारी एक साथ याद आ जाती हैं। जैसे कि नील आर्मस्ट्रांग तो 1969, भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तो वो भी 1969। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफा और अजंता की गुफा के बीच की दूरी कितनी है, तो वो है 100 किलोमीटर। कितनी, 100 किलोमीटर, यानी कि 100 किलोमीटर एरिया में आपको दोनों देखने को मिल जाएगी, एलोरा की गुफा भी और अजंता की गुफा भी। फिर अगला प्रश्न है, इंग्लैंड महारानी द्वारा नाइटफुट की उपाधि किस ब्रिटिश फार्मूला 1 खिलाड़ी को दी गई है, तो वो दी गई साथियों लुइस हैमिल्टन को। इसको, लुइस हैमिल्टन को। तो जितनी भी साथियों फार्मूला 1 होती है, ग्रैंड प्रिक्स होती है, अगर मान लो 10 ग्रैंड प्रिक्स हो रही है तो उसमें से लगभग 8 तो ये लुइस हैमिल्टन ही जीतते हैं। काफ़ी खतरनाक पायलट हैं ये ग्रैंड प्रिक्स के। तो इंग्लैंड महारानी द्वारा नाइटफुट की उपाधि किस ब्रिटिश फार्मूला 1 खिलाड़ी को दी गई है, तो वो लुइस हैमिल्टन को दी गई है, क्योंकि इसके क्षेत्र में इनका काफ़ी ज़्यादा नाम है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्रुपद केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, कौन सा, जो ध्रुपद गायन शैली होती है तो ध्रुपद के लिए केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया है।
तो इस बार एमपी पुलिस में एमपीजी के बहुत कम आया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी तक हमने एक ही 2 प्रश्न डिस्कस किए हैं। अगला है इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है। तो जो एक इटली में एकीकरण हुआ था उसकी तलवार किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है गेरीबाल्डी को। किसको? गेरीबाल्डी को। तो गेरीबाल्डी को इटली के एकीकरण की तलवार कहा जाता है। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम यूरेनियम जादू खोड़ा खदान कहाँ पर स्थित है। तो नाम क्या है इसका? जादू खोड़ा खदान, और ये भारत की प्रथम है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए परीक्षा में पूछी गई है। तो भारत की प्रथम यूरेनियम जादू खोड़ा खदान कहाँ पर स्थित है, तो हमारे झारखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पर? झारखंड राज्य में। झारखंड बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें हम। तो साथियों चांपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये हमारे गुजरात राज्य में। कहाँ पर? गुजरात राज्य में। तो गुजरात से जुड़े हुए 2 प्रश्न पूछे गए 23 अगस्त को। एक उर्वरक वाला कि सर्वाधिक उर्वरक का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो गुजरात में होता है। फिर जो हमारा चंपागढ़ पावानेर पुरातत्व स्थल है ये भी गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत के पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी, तो वो करी गई थी 19 दिसंबर 1929 को। कब? 19 दिसंबर 1929 को। और पूर्ण स्वराज्य शब्द से क्या मतलब था यहाँ, यानी कि पूरी तरह भारत का शासन भारत के लोगों द्वारा और भारत के द्वारा बनाए हुए नियम कानून से ही किया जाएगा। तो ये हमारा पूर्ण स्वराज का नारा था, और जो हमने 19 दिसंबर 1929 को इसकी घोषणा कर दी थी। कंप्लीट फ्रीडम यानी कि पूर्ण स्वराज। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है शून्य आधारित बजट सबसे पहले किस देश ने प्रस्तुत किया था, तो वो तो किया था यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। तो इन्होंने सबसे पहले शून्य आधारित बजट किस देश ने प्रस्तुत किया, तो हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया। और हाल फिलहाल में इनके जो बाइडेन साहब भी अपने भारत विजिट पर रहने वाले हैं 3 दिन के लिए। तो शून्य आधारित बजट सबसे पहले किस देश ने प्रस्तुत किया था, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। नेक्स्ट प्रश्न है आर्म्स एक्ट 1878 के समय भारत का वाइसराय कौन था, तो था लॉर्ड लिटन। कौन था? लॉर्ड लिटन। तो साथियों जब देश में आर्म्स एक्ट लाया गया था 1978 में, उस समय भारत का वाइसराय था लॉर्ड लिटन। और जो हमारे संविधान निर्माता थे साथियों, उन्होंने भी बहुत सूझबूझ का परिचय दिया और देश में बिल्कुल आर्म्स को इनलीगल या इसको लाइसेंस लेने की प्रक्रिया भी बहुत कठिन बनाई। वरना आप देख सकते हैं छोटे छोटे विवादों में लोग क्या ही कर रहे हैं, चाकू मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं। तो अगर हमारे देश में गन कल्चर होता अमेरिका जैसा कि हर व्यक्ति के पास लाइसेंसी बंदूक होती, तो फिर आप देख सकते हैं देश में क्राइम रेट कितना बढ़ जाता। फिर हमारा अगला प्रश्न है वैशाली क्या है। वैशाली सॉरी एक मिनट रुक, इसको हम हटा देते हैं। चलिए फिर से वैशाली क्या है। तो वैशाली साथियों वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। 16 हमारे पास महाजनपद हुआ करती थी उस समय मौर्यकाल में। तो वैशाली क्या है, तो वज्जी महाजनपद की राजधानी है। फिर अगला प्रश्न है भारत में जीएसटी कब लागू किया गया, तो 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया गया था। और इसको राहुल गांधी जी की भाषा में बोले हम तो गब्बर सिंह टैक्स। लेकिन साथियों जब से जीएसटी लागू हुआ तब से लगातार हमारा टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। जिससे कि अभी हाल फिलहाल सितंबर के महीने में गवर्नमेंट ने अनुमान लगाया है कि 1.59 लाख करोड़ रुपए का हमें जीएसटी कलेक्शन मिल सकता है। अगस्त में भी कुछ इसी प्रकार का आंकड़ा रहा। तो भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था, 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। और अगर प्रश्न जाए कि सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश कौन सा है, तो हमारा फ्रांस देश है। कौन सा? फ्रांस। अगला प्रश्न है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस राज्य की है, साथियों वो हमारे महाराष्ट्र राज्य की। किसकी? महाराष्ट्र राज्य की। इसलिए मुंबई को भारत की आर्थिक कैपिटल यानी कि इकोनॉमिक कैपिटल भी कहा जाता है। तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारे किस राज्य की है, वो है महाराष्ट्र राज्य की। अगला प्रश्न है 5 जगत का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया, तो R.H. विटेकर के द्वारा। किसके द्वारा? R.H. विटेकर के द्वारा 5 किंगडम वर्गीकरण क्लासिफिकेशन यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया है। तो वह हमारे R.H. विटेकर साहब। फिर अगला है भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से नापी जाती है, तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है हमारा सिस्मोग्राफ से। किससे? सिस्मोग्राफ से। ये प्रश्न भी आपको लगभग हर परीक्षा में देखने को मिल जाएगा कि भूकंप का तीव्रता किस यंत्र से नापी जाती है, सिस्मोग्राफ से। जैसे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून। ये 2-4 प्रश्न ऐसे हैं जो हर परीक्षा में हर शिफ्ट में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला प्रश्न है भविष्य का ईंधन क्या है, तो साथियों वो है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है।
आप देख सकते हैं आपकी यूरोप में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें भी आ गई हैं, कारें भी आ रही हैं। तो भविष्य का ईंधन क्या है? भविष्य का ईंधन है हाइड्रोजन। फिर अगला प्रश्न है, राजस्थान के पहाड़ी किलों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो साथियों आप देख सकते हैं यूनेस्को का फुल फॉर्म आप सभी को पता नहीं होगा। यूनेस्को की साइट बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि जो भी फॉरेनर लोग देश में घूमने आते हैं वो पहले यूनेस्को साइट ही देखते हैं। तो राजस्थान के पहाड़ी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? तो साथियों 2013 में इनको शामिल किया गया था। कब? 2013 में। और टोटल कितने किले शामिल किए गए थे? टोटल हमारे 6 किले थे ये। कितने? 6, जिसमें से कागरोन का किला है, कुंभलगढ़ का किला है, जैसलमेर का सूर्यगढ़ किला है, और इसके अलावा मुझे याद नहीं आया यार। तो टोटल 6 किले थे, 3 तो हमें याद है। तो राजस्थान के पहाड़ी किलों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो उनको 2013 में शामिल किया गया था, और टोटल 6 किले थे। फिर अगला प्रश्न है, हमारे आसपास के वातावरण को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम पर्यावरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? पर्यावरण। जो हमारे आसपास का वातावरण है उसको हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किस देश में हुआ था? आईएनए का। तो साथियों वो हुआ था सिंगापुर में, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना करी थी। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन कब हुआ था? सिंगापुर में हुआ था। अगला वर्ष है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? किसका? जो अम्लीय वर्षा होती है उसका पीएच मान कितना होता है? तो होता है 5.6 से कम। क्या होता है? 5.6 से कम होता है तो वो अम्लीय वर्षा होती है। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना हो जाएगा? 5.6 से कम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास वेगास अमेरिका में वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स 2022 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, जिसको हम लास वेगास बोलते हैं, शहर है अमेरिका का। तो यहाँ पर जो ग्रैमी अवार्ड हुआ 2022 का, उसका कौन सा एडिशन, कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो वो था हमारा 64वां एडिशन। क्या था? 64वां एडिशन। इसलिए जाती जब भी हम बड़े पुरस्कार, ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स ऐसे पढ़ते हैं तो उनका एडिशन जरूर याद रखते हैं कि भैया ये 55वां एडिशन था या 11वां एडिशन था। जिसके भी G20 समिट लगने वाला है भारत में तो कौन सा एडिशन है? ब्रिक्स समिट लगा साउथ अफ्रीका में तो वो कौन सा एडिशन है? क्योंकि ऐसे प्रश्न परीक्षा में देखो पूछ लिए जाते हैं। तो लास वेगास अमेरिका में वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स 2022 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो 64वां संस्करण आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? किसका? क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो होता है 7 से अधिक। कितना होता है? 7 से अधिक होता है क्षारीय विलयन का पीएच मान, बिल्कुल हमारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? कौन सा? राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? तो वो हमारे 2009 में प्रारंभ किया गया था। कब? 2009, बिल्कुल करेक्ट है। फिर अगला प्रश्न है, पीर बुधन का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? कौन सा? पीर बुधान का मेला। तो ये हमारा एमपीजी का क्वेश्चन था, और ये शिवपुरी में, कहाँ पर? शिवपुरी में इसको आयोजित किया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2009 में शुरू किया गया है, और पीर बुधन का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो हमारे शिवपुरी जिले में किया जाता है। अगला प्रश्न है, बेसाल्ट लावा के कारण कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? तो साथियों वो होती है हमारी काली मिट्टी। कौन सी? जब भी ज्वालामुखी उद्गार होता है और उससे जब लावा निकलता है और ठंडा पड़ जाता है तो उसके बाद काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो बेसाल्ट लावा के कारण निर्मित मिट्टी का नाम क्या है? वो है हमारी काली मिट्टी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो बहुत सारे एमपी के लोगों ने इसको पर्सनली विजिट भी कर लिया होगा। तो विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा जो चित्तौड़गढ़ का किला है उसके अंदर स्थित है। तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ किला राजस्थान के अंदर स्थित है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है हमारा, मछली उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? जो हमारी फिश इंडस्ट्री है, मछली उत्पादन, इसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो वह हमारा तीसरा स्थान। क्या है? तीसरा स्थान, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि साथियों भारत पेनिनसुलर इंडिया भी है, साथ साथ पता हुआ इधर बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है, हिंद महासागर है। तो मछली उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? वो हमारा तीसरा स्थान है। फिर अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम चीनी मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? यानी कि पूरे इंडिया की प्रथम शुगर मिल थी चीनी मिल, तो इसकी स्थापना करी गई थी प्रतापपुर में। कहाँ पर? प्रतापपुर में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भूप्रपट्टी के नीचे स्थित वह स्थान जहाँ कंपन उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो जो हमारी भूप्रपट्टी के नीचे जो स्थान है जहाँ पर वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, उस स्थान को क्या कहते हैं? तो उसको फोकस
भूकंप का फोकस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भूकंप का फोकस या भूकंप का एपिसेंटर, क्या बोलते हैं, भूकंप का एपिसेंटर। जब भी आपने देखा होगा दिल्ली में भूकंप आ गया तो एपिसेंटर कहाँ था, तो ये नेपाल में था कि हिमाचल प्रदेश में था कि उत्तराखंड में था, यानी कि वो भूकंप का एपिसेंटर होता है जहाँ से भूकंप चलता है। फिर उसको रिएक्टर स्केल के पर उसकी तीव्रता नापी जाती है कि 6 स्केल का था या 7 स्केल का था, इस प्रकार से ना। तो भूप्रवृत्ति के नीचे स्थित वह स्थान जहाँ कंपन उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसको हम एपिसेंटर बोलते हैं या भूकंप का फोकस बोलते हैं। फिर अगला है महाबलीपुरम की सभ्यता किस राज्य में स्थित है, तो साथियों वो है तमिलनाडु राज्य में। कहाँ पर, तमिलनाडु राज्य में। तो साथियों जिस राज्य में महाबलीपुरम जैसी सभ्यता स्थित है उसी राज्य के मुख्यमंत्री के बेटे स्टालिन के बेटे ने अभी हाल ही में सनातन धर्म को एक बीमारी के रूप में बताया। ये सभी मेघालय की शिक्षा पद्धति का नतीजा है। तो आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु कितना इंपॉर्टेंट राज्य है, वहाँ पर कितना इंडियन कल्चर फैला हुआ है। महाबलीपुरम की सभ्यता, जिसके बाद वहाँ से हम बड़ी बड़ी साम्राज्य रहे वहाँ पर, जिनका विस्तार इंडोनेशिया तक था, लेकिन फिर भी वहाँ के मुख्यमंत्री के जो बेटे हैं वो बोल रहे हैं कि सनातन धर्म एक बीमारी है और मिल है ना। तो ये आप इसको लैक ऑफ एजुकेशन ही बोल सकते हैं। यूँ कह सकते हैं कि ज़्यादा बच्चा विदेशी शिक्षा पढ़ के आ गया है, कम्युनिस्ट बन गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम ज़्यादा राजनीति नहीं करते हुए। अगला है हमारा वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को क्या क्या कहा जाता है। क्या है प्रश्न कि वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को क्या कहा जाता है, तो उनको हम खरीफ फसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है वो खरीफ की फसल, और जो सर्दी में बोई जाती है या और ग्रीष्म में काटी जाती है वो रबी की फसल, और जो इन दोनों के बीच में बोई जाती है ना बारिश के टाइम वो होती है जायज नकदी फसलें। अगला प्रश्न है ट्राफलगर स्क्वायर विश्व में के किस शहर में स्थित है, तो जो ट्राफलगर स्क्वायर है ये लंदन शहर के बीच में स्थित है। कहाँ पर, लंदन शहर के बीच में। और ट्राफलगर का युद्ध एक तरफ ब्रिटिश नौसेना थी, दूसरी तरफ फ्रांस प्लस स्पेन की नौसेना के बीच में लड़ा गया था। अगला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान पाने वाले भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान, अरे क्या है प्रश्न, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान से पहले भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान क्या था, तो वो था अर्जुन पुरस्कार। क्या था, अर्जुन पुरस्कार। लेकिन बाद में एक और नया खेल पुरस्कार पे आ गया है जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, और इनको हम क्या बोलते हैं, हॉकी के जादूगर। हॉकी के जादूगर। इनके भाई भी थे कैप्टन रूप सिंह, वो भी हॉकी के ही खिलाड़ी थे, और ये इलाहाबाद प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था मेजर ध्यानचंद जी का। फिर अगला प्रश्न है हमारा स्वर्ण कमल पदक, शाल और 10 लाख रुपए किस पुरस्कार के अंतर्गत दिए जाते हैं, तो ये स्वर्ण कमल पदक है, शाल है और 10 लाख रुपए किस पुरस्कार के अंतर्गत दिए जाते हैं, तो वो दादा साहब फाल्के के अंदर पुरस्कार में दिए जाते हैं। किसमें, जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार होता है इसमें आपको स्वर्ण कमल पदक मिलेगा, शाल मिलेगी और 10 लाख रुपए मिलेगा, साथ ही एक श्रीफल भी मिलता है। तो कौन सा पुरस्कार है हमारा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अगला है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूरी करती है, टोटल 365 दिन में, 365 डेज में पृथ्वी जो है हमारी सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेती है। अगला है पुलित्जर पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया, तो मेघा राजगोपालन को। तो 2023 में एग्जाम जरूर हो रहा है, लेकिन पुरस्कार 20, 21, 22 तक के पूछ रहा है। जैसे कि 1 सितंबर के दिन पूछा था इन्होंने कि कौन सा राज्य को मोस्ट फिल्म फेयरेबल अवार्ड दिया गया, तो हमारे मध्य प्रदेश को दिया गया था, यानी कि जो शूटिंग के लिए काफ़ी अच्छा वातावरण दे रहा है, जल्दी आपके फॉर्म भी एक्सेप्ट हो जाता है, जल्दी आपको लोकेशन पर इजाज़त मिल जाती है, यानी कि ये फिल्म शूटिंग करने के लिए फ्रेंडली स्टेट है। इसका अवार्ड किसको मिला था, तो हमारे मध्य प्रदेश को मिला था। तो 23 में भले एग्जाम हो रहा है लेकिन अवार्ड आपसे 20, 21, 22 के पूछ रहा है। तो पुलित्जर पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया था, तो मेघा राजगोपालन को दिया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है, तो वो है हमारा निगम कर। निगम कर, जल कर, आयकर है ना। तो निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है, तो वो है हमारा निगम कर। फिर अगला है प्रोक्यूरियोटिक किस वर्ग का प्राणी है, या प्रोक्यूरियोटिक किस वर्ग में आता है, तो आता है हमारे मोनेरा में। किसमें, मोनेरा, मोनेरा में आता है प्रोक्यूरियोटिक। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है जीएसटी किस तरह का कर है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये अप्रत्यक्ष कर क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। अगला हमारा फ्यूनेरिया किस वर्ग से संबंधित है, तो वो है ब्रायोपिस्डा। क्या है, ब्रायोसिडा। तो ये फ्यूनेरिया किस वर्ग का प्राणी है, तो ब्रायोसिडा का प्राणी है, पढ़ने में नहीं आ रहा। फिर अगला हमारा व्यवसाय को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जो हमारे व्यवसाय होते हैं उसको कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो उनको 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कितनी, 2 श्रेणियों में। अगला है बेसल क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोई चीज़ जो आधारभूत होती है वह किसी वस्तु के आधार या निचली परत को बनाती है, उसको हम बोलते हैं बेसल। क्या बोलते हैं, बेसल।
अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो अशोक चक्र में टोटल 24 तीलियां होती हैं। कितनी? 24 तीलियां होती हैं हमारे अशोक चक्र में। फिर अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस खत्म कर देना चाहिए? तो वो महात्मा गांधी ने कहा था। किसने? महात्मा गांधी ने कहा था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। फिर अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से FAAF पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो अमिताभ बच्चन, जिनको महानायक भी बोल देते हैं, बिग बी, तो अमिताभ बच्चन को FIAF पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया था। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो की गई थी एडवर्ड जेनर के द्वारा। किसके द्वारा? एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके की खोज करी गई थी और भाई साहब ने बहुत अच्छा किया है करके। फिर उन्होंने इस पर शायद कॉपीराइट भी नहीं लिया था और मतलब सभी कंपनियों के लिए इजीली इसका फार्मूला अवेलेबल कर दिया था ताकि लाखों लोगों की जान बच पाए। तो चेचक के टीके की खोज किसने करी थी? तो एडवर्ड जेनर ने करी थी। अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो ऑटो वॉन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक माना जाता है। किसको? ऑटो वॉन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, आकाशगंगा का वर्णन किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो थॉमस राइट द्वारा आकाशगंगा का वर्णन किया गया था, थॉमस राइट द्वारा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है हमारा, इंडिया गेट किस शहर में है? तो हमारे दिल्ली शहर में है। कहाँ पर? इंडिया गेट दिल्ली शहर में है। और लास्ट क्वेश्चन है, बजट किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो हमारे देश के जो वित्त मंत्रालय होता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, इनके द्वारा बजट तैयार किया जाता है। तो साथियों ये हमारा 23 अगस्त का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम एनालिसिस था, डिस्कशन था। जितने भी क्वेश्चंस बाहर निकल कर आ पाए वो यहाँ पर हमने डिस्कस किए, हालांकि हम थोड़ा लेट हो गए। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दें। बाकी तो यार रब रखा, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, राम राम।